So, dear student, in today's class, beta, we are going to solve a past paper that is May June 2019 हिस्ट्री का पास्ट पेपर सेशन डे है हमारा। बहुत ध्यान से आपने चीज़ों को सुनना है। मैं आपको हर एक एक चीज़ ना सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा बट आई विल टेल यू व्हाट इज द राइट वे टू अटेम्प्ट द पेपर। अच्छा, हमारा मेन कंसर्न सिर्फ जल्दी जल्दी आंसर को सॉल्व करना नहीं है बेटा, ठीक है। पास्ट पेपर सेशन मीन्स वी डू नॉट हैव टू फिल ऑल द पास्ट पेपर। जल्दी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। मेन चीज इज दैट वी हैव टू सी व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी हैव टू अवॉइड। कहाँ मार्क्स गेनिंग है और कहाँ मार्क्स लूजिंग है, ये समझना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक कंसर्न ऑफ एवरी स्टूडेंट के सर वी हैव अटेम्प्ट ऑल 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, क्योंकि सर हमें पता ही नहीं था। बेटा ये वाली बात कहना तो ये बहुत ही केयरलेसनेस की हद है बेटा, कि मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपको कोई 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते, ठीक है। ये बात आपको कहाँ से पता लगती है? ये बात आपको पेपर के पहले ही पेज पे बोल्ड लेटर में लिखी हुई नजर आ रही होती है कि आंसर 3 क्वेश्चंस बेटा। कैसे 3 क्वेश्चंस? सेक्शन ए कंटेन ओनली 1 क्वेश्चन बेटा, दैट इज कंपल्सरी। कंपल्सरी में आपके पास इसके सब के सब पार्ट्स कंपल्सरी होंगे एंड यू डू नॉट हैव एनी चॉइस टू लीव एनीथिंग बेटा। ये तो करना ही करना है, इसको तो छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन हो गया यहां से। देन सेक्शन बी में यू विल हैव टोटल 4 क्वेश्चंस बेटा, जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2, ठीक है। एनी 2 का मतलब बेटा सिर्फ एनी 2। अगर आप 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन करेंगे तो बेटा इससे क्या हो जाएगा? इससे जो आपके 75 मार्क्स का पेपर है वो कोई 100 मार्क्स का तो नहीं हो जाएगा, वो तो 75 का ही रहेगा। बस आपकी जो एफर्ट प्रॉपरली 3 क्वेश्चंस पे लगनी थी, वो टाइम और एफर्ट डिवाइड हो जाएगी 5 क्वेश्चंस पे, जो कि यूजलेस है बेटा। समझ गए मेरी बात को? 3 मतलब 3, मार्क्स भी 3 के मिलेंगे। चलो, इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज आवर सेक्शन ए। बेटा सबसे पहले सेक्शन ए में हमने ये देखना होता है कि बोल्ड लेटर्स में जो लिखा हुआ है दिस शोज अस कि ये चैप्टर कौन सा है, किस चैप्टर से हमारा सेक्शन ए आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है दिस क्वेश्चन इज अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे ही ये वर्ड आया वी अंडरस्टूड ये चैप्टर 1 से आया है हमारे पास, डाउनफॉल एंड अराइवल एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। डन हो गया बेटा। डाउनफॉल एंड अराइवल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास यहां से है। सबसे पहला सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है हमारे पास वो सोर्स ए से रिलेट होता है, जो कि हमारी एक रिटन सोर्स होती है। सो बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे पहला ये होता है कि अब कुछ बच्चे डायरेक्ट चले जाते हैं बेटा सोर्स को रीड आउट करने। डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं बेटा? सोर्स को रीड आउट करने, एंड दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे। कभी भी सोर्स को रीड आउट पहले नहीं करना है। वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, पॉइंट आउट द मेन थिंग विच इज रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर, एंड देन बेटा आप सोर्स में जाके वो 3 चीजें निकालेंगे। अब आप जरा देखिए कि आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू सोर्स ए वाई डिड मैनी पीपल डाई एट फोर्ट विलियम, कि बहुत सारे लोग फोर्ट विलियम में क्यों मर गए बेटा, क्यों मर गए, ठीक है। तो लोगों का मरना एट फोर्ट विलियम इज अ मेन कंसर्न ऑफ दिस क्वेश्चन। डेथ ऑफ द पीपल एट द फोर्ट विलियम इज मेन कंसर्न। अब मुझे ये रीजन ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो लोगों की डेथ के रीजन है। गॉट इट बेटा? चलो, अब आ गए हम सोर्स के ऊपर। सोर्स को रीड आउट करते हैं बेटा, जहां पर हमारे काम की चीज होगी वहां लगा देंगे हम एक टिक। On the evening 20 June, some 64 prisoners, including 2 women and several wounded soldiers, were marched at sword point to the filthy dungeon at Fort William. इसमें तो कोई बात हमें as such नजर नहीं आई है बेटा। This was a little cell measuring 18 feet by 14 feet 10 inches, designed for no more than 3 petty criminals. ठीक है बेटा, इसमें भी हमें as such कोई बात नजर नहीं आई। The heat at this time of year was suffocating. पहली बात, the prisoners trample on each other to get nearer one of the 2 tiny windows or to the small amount of water they had been left. दूसरा रीजन, ठीक है, डन हो गया। अब इसके अंदर ही हमें देखो एक और रीजन भी मिल गया, और वो क्या है बेटा? एक तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मिल गया, दूसरा हमने देखा कि प्रिजनर्स ट्रैम्पल्ड ईच अदर बेटा, ठीक है। ये देखो
दूसरा पॉइंट यहां पर मिल गया। पहला था सफोकेशन से रिलेटेड, दूसरा था ट्रैम्पलिंग ऑफ द प्रिजनर से रिलेटेड, तीसरा था स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर से रिलेटेड। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं, क्या हमें और कोई पॉइंट मिलता है। देयर गार्ड्स मॉक्ड देम एज द प्रिजनर्स gasped ऑफ एयर एंड प्लीडेड फॉर मर्सी। मतलब मॉकिंग ऑफ द गार्ड्स भी हमें यहाँ पर नजर आता है, मीन्स दैट नो मर्सी फ्रॉम द गार्ड साइड। अभी हमें चार बातें मिल गई। वट वी हैव टू डू बेटा, वी हैव टू ओनली टेक आउट, वी हैव टू टेक आउट थ्री थिंग्स, थ्री थिंग्स फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, सिर्फ तीन बातें सोर्स में से निकालनी है और उसको लिख देना है या फिर उसको पैराफ्रेज कर देना है। अपनी वर्डिंग में उसको लिख दे, दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। ठीक है, या सेम भी लिख रहे हैं तो सिर्फ तीन बातें लिखेंगे। ये जो एक कॉन्सेप्ट बेटा बच्चों का होता है कि हमें जब इस सोर्स में से ही आंसर निकालना है, व्हाई नॉट टू कॉपी द इंटायर सोर्स इन द आंसर। हम फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड अगर पूरी सोर्स को ही कॉपी डाउन कर दें तो इससे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, लेकिन बेटा टाइम चला जाएगा। इतनी बड़ी सोर्स है बेटा, इसको लिखने में तो आपका मोर देन हाफ ऑफ द पेज यूटिलाइज होगा ही होगा। तीन बातें लिखेंगे, कितने कितना एरिया यूटिलाइज होगा, चार लाइन है। समझ गए मेरी बात। तो अब देखो इसमें से आप क्या लिख सकते हो। आप पहली बात लिख सकते हो आंसर के अंदर। चलो यहां पर मैं आपको आंसर लिखना भी बता देता हूं कि आप कैसे लिखोगे अपना आंसर, किस तरह से बनाओगे बेटा। तो अब यहां पर हम लिखना शुरू करते हैं अपना आंसर। आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू सोर्स ए। आपने ये भी बता दिया कि भाई जो भी कुछ मैं लिख रहा हूं ये सोर्स ए के अकॉर्डिंग है, ये मेरी अपनी तरफ से कोई बातें नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सोर्स ए 64 prisoners forced into a room। ठीक है, into a room which was too small, so they were crushed, so they were crushed and had no space to breathe। ये आ गया आपका पहला पॉइंट। ठीक है, अब आप चाहें तो क्रश्ड वाला पॉइंट हटा सकते हैं, डायरेक्ट नो स्पेस टू ब्रीथ लिख सकते हैं। फिर दूसरा आप लिखेंगे मोर ओवर, मोर ओवर it was too hot, moreover it was too hot, so most of the prisoners crushed under feet because prisoners tried to reach window। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं बेटा, नो मर्सी वॉज शोन। अच्छा मुझे लगता है एक और पॉइंट भी ऐसा हो सकता है, थ्रस्ट वॉज ऑल्सो another reason of death because very small amount of water were present, amount of water was present। डन हो गया बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर डन। सॉरी फॉर द राइटिंग बेटा, बस जल्दी जल्दी में मैं लिख रहा हूँ। राइट इन द पॉइंट्स बेटा, देखो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं लेकिन जो प्रेफर्ड चीज है ना वो पैराग्राफ ही है, तो पैराग्राफ के अंदर लिख दे, सिंगल पैराग्राफ में लिख दें। देखिए आपके थ्री पॉइंट्स आ तो गए, एक पॉइंट आपका हो जाता है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट हो जाता है बेटा आपका यहाँ पर, और तीसरा पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट इनशाला 3 आउट ऑफ 3 बेटा। नो बेटा, लेंथ डज नॉट मैटर, लेंथ डज नॉट मैटर, 3 पॉइंट आ गए, सोर्स से रिलेटेड हो। अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा,
डू नॉट राइट एनीथिंग which is not present in the source। ठीक है, एक बात आ गई कि कोई ऐसी बात नहीं लिखनी है जो सोर्स के अंदर प्रेजेंट नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं, वो मार्क ही नहीं की जाएगी बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 3 मिनट मैक्सिमम, बस। इससे ज्यादा इस पे टाइम स्पेंड करना बेटा फजूल है, इतना ज्यादा डिजर्विंग ये क्वेश्चन नहीं है कि इसको आप 5-6 मिनट दें, 10 मिनट दें। बच्चों ने इसको सॉल्व करते हुए पूरे पूरे पेज फिल किए होते हैं, हालांकि यार कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके अगर आप फुल पेज आंसर दे रहे हो और इतना टाइम लगा रहे हो, तो ये तो बेटा टाइम वेस्ट है ना। डन हो गया बेटा। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं यार, ये हो गया डन। अब हम आते हैं बेटा इस वाले पॉइंट पे, इस वाले क्वेश्चन पे, व्हाट डस या व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट द फेमिन इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कंट्रोल। इसमें भी यही काम हमने करना है बेटा, कि इसमें जो मेन थीम है, मेन कंसर्न है, जो एग्जामिनर ने मेन चीज पूछी है, उसको हमने फौरन ही पिक कर लेना बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है फेमिन। ठीक है, इस पूरी पिक्चर में जो हमारा मेन फोकल रहना चाहिए, कंसर्न रहना चाहिए, दैट विल बी फेमिन। कहां पर, सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, क्या चीज ढूंढनी है बेटा पिक्चर में, फेमिन। अब देखो बेटा हमें इस पिक्चर में करना क्या होता है, सोर्स को सॉल्व कैसे करना है, पहले मैं ये आपको यहां पर बात बता दूं। देखो बेटा कैम्ब्रिज हमसे क्या रिक्वायरमेंट करता है इन द पिक्चर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। कैम्ब्रिज हमसे कहता है भाई कि किसी बच्चे ने अगर टू वैलिड, समझना मेरी बात को, टू वैलिड इन्फ्रेंसेस लिखे हैं, सपोर्टेड बाय सरफेस फीचर्स प्लस कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज। ठीक है, contextual knowledge, he will be eligible to get 5 marks, and you know that कि this question is of 5 marks। पिक्चर को देखने से पहले हम इसका तरीका समझ लेते हैं, ताकि पिक्चर सॉल्व करने में मजा आए बेटा। अब देखो हमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। सर कौन सी 3 चीजें बेटा, एक तो हमें वैलिड इन्फ्रेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, सरफेस फीचर फाइंड आउट करना पड़ेगा, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो बड़े मुश्किल लफ्ज है, तो लेट्स मेक इट इजियर, इजी कर देते हैं इसको, क्या ख्याल है बेटा। अब इजी करने के लिए मैं यहां पर लिखता हूं ट्रिपल W फॉर्मूला। ठीक है, ट्रिपल W फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट W इज व्हाट आई सी। ठीक है, व्हाट आई सी इन द सोर्स। नेक्स्ट W इज व्हाट आई infer। नंबर थर्ड W इज व्हाट आई नो। ठीक है, व्हाट आई सी इज योर सरफेस फीचर, कैम्ब्रिज की लैंग्वेज में इसको सरफेस फीचर कहेंगे, हमारी जबान में व्हाट आई सी। व्हाट आई इन्फर इज योर वैलिड इन्फ्रेंस, एंड व्हाट आई नो इज योर कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। नाउ आई थिंक इट बिकम मोर इजियर। क्या कहते हो बेटा, अब इजी हो गया ना। इतनी मुश्किल वर्डिंग थी, वैलिड इन्फ्रेंस, सरफेस फीचर, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, अब तो इजी हो गया। व्हाट आई सी, व्हाट आई इन्फर, व्हाट आई नो। व्हाट डज इन्फर मीन, सर इन्फर का मतलब क्या होता है बेटा, इन्फर मीन अंदाजा लगाना। ठीक है, जो कुछ हम देखते हैं हम उससे अंदाजा लगाते हैं बेटा, ये कोई नॉर्मल, ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, जो कुछ हम देखेंगे पिक्चर में पहले वो लिखेंगे, उससे जो हम अंदाजा लगाएंगे वो लिखेंगे, और फिर कॉन्टेक्चुअल नॉलेज लिखेंगे। ठीक है भाई, डन हो गया। चलो अब चल के देखते हैं, हमें सबसे पहले पिक्चर में काम करना होगा ये वाला सरफेस फीचर। ये आ गई हमारी पिक्चर बेटा। अब इसके देखो नीचे लिखा हुआ भी होता है, a print of a contemporary engraving showing the distribution of relief। ठीक है, इमदाद बांटी जा रही है बेटा यहाँ पर, फेमिन इन द सब कॉन्टिनेंट। और इस पिक्चर में क्या चल रहा है, चलो भाई आगे चल के देखते हैं। अब इस पिक्चर को हमने कर लिया अच्छी तरीके से जूम। यू कैन सी बेटा मल्टीपल थिंग्स इन दिस पिक्चर। पहली चीज जो मुझे नजर आ रही है बेटा वो फेमिन से रिलेटेड, तो ये बंदा ही है जो बिल्कुल फ्रंट पे। अब आप देख सकते हो कि इसकी कंडीशन कितनी वर्स्ट है बेचारे की बेटा, बिल्कुल स्किनी है ये,
और पहला तो बंदा ये हो गया, ठीक है। नंबर टू, यू कैन सी दैट ही इज नॉट द ओनली पर्सन, पीछे पूरा क्राउड बैठा हुआ है और अपनी बारी का वेट कर रहा है, ठीक है। तो हमें दूसरी चीज नजर आती है बेटा, लार्ज क्राउड। व्हाट वी कैन सी, अ लार्ज क्राउड एंड अ स्किनी मैन। और नंबर थ्री चीज हमें यहाँ पर नजर आती है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो बहुत वेल ड्रेस्ड है बेटा। ये देखो, हालांकि जो लोग हैं जो फैमिन इफेक्टेड हैं उनकी कंडीशन आप देखें, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु आर मॉनिटरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिलीफ बेटा, उनका गेटअप, उनकी ड्रेसिंग, उनका अटायर आप चेक करें बेटा, तो उनको ऐसा देख के लगता है कि शायद फेमाइन का इफेक्ट इन पे नहीं है, फेमिन का इफेक्ट, सॉरी, फेमिन का इफेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल हट्टे कट्टे खड़े हुए बेटा, इनको तो कोई मसला नहीं है। आप ये देख सकते हैं ये भी कुछ बेटर है, इनसे तो बेटर है बेटा, ठीक है। तो ये दो बातें ही हैं, इसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं है, इसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं है। देखो, क्योंकि ये पिक्चर ही ब्लैक एंड व्हाइट थी तो कैम्ब्रिज ने भी इसको ब्लैक एंड व्हाइट दिया। लेकिन अगर कोई कलर्ड पिक्चर होगी तो कैम्ब्रिज आपको फुल एचडी पिक्चर देगा कलर्ड में, आप उसकी फिक्र मत करें, इंशाल्लाह वो आपको बहुत अच्छी पिक्चर ही देंगे, ठीक है बेटा। तो अब हमने दो चीजों को टारगेट किया बेटा। पहली चीज क्या थी, हमने देखी कि भाई इंडियंस जो है वो बहुत ही वीकर नजर आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत एक लार्ज क्राउड गैदर है बेटा। क्राउड की हमने बात की है, पहली चीज तो क्राउड है, और दूसरा हमने ब्रिटिश के अटायर की बात कर ली है, ठीक है भाई। चलो, अब हम अपना आंसर लिखने जा रहे हैं बेटा, और अब हम अपना आंसर यहीं पर ही लिखेंगे, बल्कि यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, हम कलर डिसाइड कर लेते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई एम चेंजिंग द कलर, और कलर ऐसा कर लेते हैं, रंग बिरंगा हो जाएगा लेकिन अच्छा समझ आ जाएगा। अब देखो बेटा, वट एवर आई राइट विद द ब्लू कलर, ये ग्रीन कलर, ठीक है, वट एवर आई विल राइट विद द ग्रीन कलर विल बी माई सरफेस फीचर, ठीक है। वट एवर आई विल राइट विद द येलो कलर विल बी द वैलिड इन्फ्रेंस। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको ये भी पता लगे कि मैं कौन सी जगह क्या लिख रहा हूं। एंड ब्लू विल बी माई कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। अब आप देखो कि मैं सरफेस फीचर और वैलिड इन्फ्रेंस का पेयर कैसे बनाता हूं, जिसको अभी आप पढ़े थे, वैलिड इन्फ्रेंस सपोर्टेड बाय सरफेस फीचर। क्या कह रहा हूं, वैलिड इन्फ्रेंस सपोर्टेड बाय सरफेस फीचर, मतलब इसका बनेगा पेयर। अब इसका पेयर कैसे बनेगा, क्या चीज देखी हमने बेटा पहले, यहां पर देखो, मैनी पीपल आर वेटिंग इन द क्राउड, ठीक है। अब ये मैं लिखता हूं, अब मैं ये लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। चलो भाई, अब हम लिखना शुरू करते हैं। ग्रीन कलर हमने यहां से उठा लिया, अब हम लिखते हैं द सोर्स शोज, द सोर्स शोज अ बिग क्राउड, अ बिग क्राउड ऑफ men, of men, women and children gathered at one place, gathered at one place, ठीक है, waiting for food, waiting for फूड। अब बेटा बताओ, हमने कोई क्या कोई बहुत ही कोई अजीम काम कर दिया बेटा, कुछ भी नहीं किया हमने सर, हमने तो सिर्फ वो काम किया है सर जी जो हमने पिक्चर में देखा, इसके अलावा तो सर हमने कोई काम नहीं किया। ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखो भाई, जो चीज पिक्चर में नजर आई थी उठा के लिख दी, यही तो है सरफेस फीचर। लेकिन अब मैं इससे अंदाजा क्या लगा सकता हूँ, चलो अब मुझे आप लोग बताओ कि बेटा अगर आपको एक जगह पर बहुत ज्यादा लोग खाना मांगते हुए नजर आ रहे हैं, अनाज मांगते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप इससे क्या अंदाजा लगाएंगे। आप बोलेंगे सर इससे इसको देख के ऐसा लगता है कि फैमिन जो है वो बहुत ही लार्ज एरिया को अफेक्ट कर रहा था, दैट्स व्हाई मोर पीपल केम टू टेक द रिलीफ। ऐसा ही है, यही अंदाजा लगाएंगे ना, और क्या लगाएंगे बेटा। चलो भाई, अब इससे कहेंगे इन्फर, इन्फर वाला पार्ट लिखेंगे, दिस रिफ्लेक्ट्स। इन्फर को शोर करने के लिए मैं रिफ्लेक्ट का वर्ड भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट फेमिन वॉज, फेमिन वॉज, या इट शोज का भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इट टेल्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
शोज तो ऊपर लिख दिया ना। इट रिफ्लेक्ट्स फेमिन वॉज वाइड स्प्रेड। ठीक है, फेमिन वॉज वाइड स्प्रेड एंड अफेक्टेड होल कम्युनिटी, होल कम्युनिटी। ठीक है, या फिर लार्ज एरिया। डन। ये आपने पता लगाया भाई फेमिन के बारे में पिक्चर देख के। दिस इज हाउ यू मेड अ वैलिड इन्फ्रेंस सपोर्टेड बाय सरफेस फीचर। जो कैम्ब्रिज आपको बोलता है वैलिड इन्फ्रेंस सपोर्टेड बाय सरफेस फीचर, दिस इज हाउ इट लुक लाइक बेटा। ठीक है, ये हमने बनाए हैं वन। अब एक और बनाते हैं, ठीक है, इसी के साथ ही दूसरी चीज हमने क्या देखी बेटा। दूसरी चीज हमने देखी कि ये जो अफेक्टेड लोग हैं ये सिर्फ इंडियंस है बेटा। द ब्रिटिश कैन नॉट सीम वेरी अफेक्टेड बाय दिस ड्राउट बेटा, सॉरी फैमिन बेटा। फैमिन से ये लोग इतने अफेक्टेड नहीं हैं। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं इनके बारे में भी बेटा। स्टार्टिंग विद द ग्रीन कलर वी कैन से मोर ओवर। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड यूज कर रहे हैं मोर ओवर। मोर ओवर ब्रिटिश men wearing proper clothes and standing and monitoring distribution। ऐसा ही है बेटा, पिक्चर में वो हमें मॉनिटर करते हुए ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, while people while people seems very skinny and weak। ब्रिटिश ही सिर्फ हट्टे कट्टे नजर आ रहे हैं बेटा, लोग तो बहुत ही ज्यादा हमें कमजोर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, वॉट इट इन्फर्स। दिस टेल्स this tells this tells the difference between British and Indians। ठीक है, ब्रिटिश वर ब्रिटिश वर नॉट अफेक्टेड बाय famine। चलो, हो गया डन। ठीक है, हाँ ये लेंदी तो होगा बेटा क्योंकि 7 आपका 5 मार्क का आंसर है। और लेवल 3 की मार्किंग है। लेवल 3 की मार्किंग आपको पता है 5 से लेकर 7 तक की। ये लेवल 3 का आंसर है, ये लेवल 2 का होता तो छोटा होता ना। ये लेवल 3 का आंसर है। लेवल 2 का आंसर है आपका 4 मार्क क्वेश्चन। 7 मार्क्स की कैटेगरी में फॉल कर जाता है कहीं ना कहीं, ये लेवल 3 का आएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया आंसर। अब देखो इसके अंदर होता क्या है बेटा। अभी भी आप अगर ये लिख के छोड़ देते हैं मेरा प्यारा बच्चा, अभी भी बेटा आपको 4 मार्क्स ही देगा कैम्ब्रिज। 5 नहीं मिलने आपको। 5 मिलेंगे कॉन्टेक्चुअल नॉलेज में। सर ये कॉन्टेक्चुअल नॉलेज क्या है, फिर ये तो मेरी समझ से बाहर है बेटा। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज का मतलब है ओवरऑल जो नॉलेज अब आपको फेमिन के बारे में है जो आपने पढ़ी है। अब तक तो आपने जो काम किया है वो सोर्स की मदद से किया है, सोर्स को यूज किया है, दिस इज कॉल्ड यूज ऑफ द सोर्स। ठीक है, अब जो आप लिखेंगे वो एक अपनी नॉलेज लिखेंगे जो आप फेमिन के बारे में जानते हैं, जो कुछ आपको फेमिन के बारे में पता है बेटा। ठीक है, तो आप बोलेंगे यहां पर, आप लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे बेटा यहां पर, 1 मिनट दीजिएगा बेटा मुझे जरा। चलो अब हम लिखते हैं अपना कॉन्टेक्चुअल नॉलेज यूजिंग द ब्लू कलर। हम कहेंगे बेटा, अंडर ब्रिटिश रूल अंडर ब्रिटिश रूल मैनी famine occurred many famine occurred because farmer were forced
were forced to grow cash crops cash crops instead of फूड क्रॉप्स। ठीक है, ये बात आपने बता दी बेटा। which left people starving। ठीक है, चलो भाई, ये हो गई आपका काम डन। दिस इज योर कॉन्टेक्चुअल नॉलेज बेटा। और ये आपने फैमिन के बारे में एक छोटी सी बात बता दी। अच्छा देखो, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज कहते हैं किसको हैं बेटा? कॉन्टेक्चुअल नॉलेज कहते हैं, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज इस चीज को कहते हैं बेटा कि जो चीज सोर्स में आपको नजर नहीं आ रही बट यू नो अबाउट दैट, जो सोर्स के बारे में बात आप जानते हैं, उससे रिलेट इवेंट जानते हैं बेटा। ठीक है, तो वो आप बता देंगे बेटा। डन हो गया यहां पर? मुझे एक दफा बता दो बेटा कि ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जो सोर्स भी हमने सॉल्व किया है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हमने आंसर सॉल्व करना भी देख लिया बेटा। ठीक है, कैश क्रॉप का मतलब होता है बेटा वो जो सेलिंग पर्पस के लिए ग्रो की जा रही हैं। ठीक है, कैश क्रॉप की, देखो अभी भी कुछ बच्चे बात नहीं समझे कि सर वाई यू डिडंट एक्सप्लेन वाई ग्रोइंग कैश क्रॉप इज बैड। अगर आप इसको पाकिस्तान के ऊपर रख के सोचोगे कैश क्रॉप के बारे में बेटा, ये तो पॉजिटिव चीज़ है, जितना हम कैश क्रॉप को ग्रो करेंगे उतना एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये इंडिया के ऊपर रख के आप सोचेंगे अगर ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ब्रिटिश के लिए तो फायदा था क्योंकि वो कैश क्रॉप को ग्रो करा के एक्सपोर्ट करते थे और सारा पैसा अपनी जेब में डालते थे। लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें कि भाई अगर हम सिर्फ कैश क्रॉप ग्रो करते रहेंगे, फूड क्रॉप ग्रो नहीं करेंगे बेटा, तो फैमिन तो आना ही आना है ना। क्या ख्याल है? ब्रिटिश कैश क्रॉप तो खाने नहीं देंगे ना, वो तो एक्सपोर्टिंग पर्पस के लिए है। फूड क्रॉप जो है वो आप यूज करते हैं अपने कंज्यूम करने के लिए। ठीक है बेटा, समझ गए? चलो यहां तक हो गया डन। ठीक है, चलो डन हो गया। अब आते हैं हम बेटा 7 मार्क के क्वेश्चन पे। आई होप के पिक्चर सोर्स बेस हम आगे भी सॉल्व करते जाएंगे पास पेपर सेशन में, तो और क्लियर होती जाएंगी। अब हम आते हैं भाई 7 मार्क के क्वेश्चन पे। इस पे भी बड़ा बच्चों को डाउट होता है कि सर 7 मार्क के क्वेश्चन में मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, मैं कुछ लिखता हूँ टीचर करेक्ट नहीं करती, इनकरेक्ट करती है। बेटा गलती आपकी है, आप वो दे ही नहीं रहे हो आंसर जो रिक्वायरमेंट है। अब हम इस पे बात करेंगे। एक्सप्लेन वाई रॉबर्ट क्लाइव वॉज सक्सेसफुल इन बैटल ऑफ प्लेसी। ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज अपने अंदर ये आदत बनाओ कि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त उसकी जो मेन बात है उसको पकड़ लो, पीछे लग जाओ उस बात के, और उसी के अराउंड आपने हर एक क्वेश्चन को कनेक्ट करना होगा। ठीक है, मैं एक फैक्टर बता दूंगा, उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। हर वक्त हमारा आंसर इंशाल्लाह टू द पॉइंट होगा, निशाने पे लग जाएगा जाके। क्या कह रहे हैं? एक्सप्लेन वाई रॉबर्ट क्लाइव। एक तो रॉबर्ट क्लाइव मेन है हमारे लिए, और उसकी सक्सेस है बेटा बैटल ऑफ प्लेसी में। बस हमारी हर एक्सप्लेनेशन रॉबर्ट क्लाइव की सक्सेस को रिफ्लेक्ट करनी भी होनी चाहिए। अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, नो मैटर मैं कितना ही प्यारा आंसर लिख रहा हूं, 2 पेज का, 5 पेज का, क्रॉस। ठीक है, जिसको कैम्ब्रिज कहता है कि स्टूडेंट फेल टू आंसर द क्वेश्चन। आई हैव सीन, जब हमें कैम्ब्रिज ने बहुत सारे चेक पेपर्स दिखाए बेटा, क्या दिखाए कैम्ब्रिज ने वर्कशॉप के अंदर चेक पेपर्स दिखाए, तो उसके अंदर मुझे ना एक रिमार्क बड़ा कॉमन नजर आया कैम्ब्रिज का, कि बच्चे ने आंसर दिया हुआ है पूरा, बट कैम्ब्रिज इज सेइंग दैट के स्टूडेंट फेल टू आंसर द क्वेश्चन। क्या मतलब? कि उन्होंने कहा कि देखो बच्चे ने आंसर तो दिया हुआ है पूरे पूरे पेजेस का, लेकिन वो लिंक नहीं कर रहा क्वेश्चन के साथ। मतलब लैक ऑफ लिंक, लैक ऑफ थ्रो बैक, इट्स मीन दैट योर आंसर विल बी जीरो। रॉबर्ट क्लाइव की सक्सेस बैटल ऑफ प्लेसी। चलो अब हमें करना क्या है बेटा? सर इसको सॉल्व करते वक्त आपने बेटे नो इंट्रोडक्शन, पहली बात है, कोई इंट्रो विंट्रो का पैरा नहीं बनेगा। बच्चे कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव पे क्वेश्चन है तो रॉबर्ट क्लाइव का इंट्रो दे रहे हैं। अब भाई क्या कहीं कैम्ब्रिज ने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रॉबर्ट क्लाइव कौन है? नो, दे हैव नो कंसर्न विद दैट। दे हैव ओनली कंसर्न विद हिज सक्सेस एट बैटल ऑफ प्लेसी। बस बात खत्म। तो नो इंट्रो इन 7 मार्क्स। डायरेक्ट यू विल मेक थ्री एक्सप्लेनेशन, थ्री एक्सप्लेनेशन into three different paragraphs and no conclusion। अच्छा एक बात का ध्यान रहे कि मैं 6 मार्क के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि बोल दो जाके भाई कि सर ने कहा डी डी वाले पार्ट में 10 और 14 में कंक्लूजन नहीं होता। नहीं, उसमें होता है, 7 में नहीं होता। सिंपल क्या करना है बेटा, देखो मेक इट वेरी सिंपल। नो इंट्रो, नो कंक्लूजन, ओनली थ्री एक्सप्लेनेशन इन थ्री डिफरेंट पैराग्राफ्स। एक क्वेश्चन,
सर अगर हम तीन डिफरेंट पैराग्राफ नहीं बनाते और इसको एक ही पैराग्राफ में तीन एक्सप्लेनेशन लिख देते तो विल इट बी करेक्ट? बेटा इट विल बी करेक्ट, बट मेक श्योर कि तुम्हारी राइटिंग बहुत गंदी ना हो, तुमने मैसअप नहीं किया वो आंसर को। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग टू मैसअप द आंसर, बेटर टू मेक इंडिविजुअल पैराग्राफ्स। ठीक है, लेकिन अच्छी राइटिंग है, प्रॉपरली आंसर बनाना जानते हो, ऐसे लिख दो, कोई मसला ही नहीं है बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया? दिस इज द पैटर्न वी आर गोइंग टू फॉलो। तो हमें रॉबर्ट क्लाइव की सक्सेस की तीन एक्सप्लेनेशन निकालनी होंगी जो एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं, उसको हमने आंसर में लिखना होगा। लेकिन सर मसला तो वही आ गया ना कि हम लिखें क्या? सर मुझे चले एक एक तरीका बताएं। चलो भाई, अब जरा देखो, हैंड राइटिंग बेटा ऐसे मैटर करती है कि अगर बहुत गंदा वर्ड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक वर्ड है, एक वर्ड है, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, लिख के बता रहा हूँ, ठीक है? एक वर्ड हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड एक वर्ड है, अब एक बच्चा लिख रहा है ऐसे। अब देखो ये चीज तो थोड़ा सा अनक्लियर हो गई ना, अगर ये चीज अनक्लियर हो गई तो आपका सेंटेंस ही पूरा, उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। ठीक है, चलो अब बच्चा को ऐसे लिख रहा है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड बोलना चाह रहा है, ये क्या है बेटा? इस तरह की राइटिंग अगर आप करोगे तो फिर आपका पूरा पैराग्राफ का तो सेंस ही नहीं बनेगा ना, और जब सेंस नहीं बनेगा तो रिवॉर्ड किस चीज पे करेंगे? तो बेटा इसलिए अपनी राइटिंग को बहुत बेहतर कीजिए, एक्सेप्टेबल कर लीजिए बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यार मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, अभी तो हम सॉल्व पे बात करेंगे ना, हम उस चीज़ पे बात करेंगे कि चेकिंग कैसे होती है, वो तो उनका कंसर्न है। हमने अच्छा पेपर कर दिया ना बेटा, चाहे वो कंप्यूटर से चेक करें चाहे वो इंसान चेक करे, वो दोनों ही हमें अच्छे मार्क्स देंगे। समझ गए? आंसर मैटर्स। पेपर के बाद क्या हो रही है हमें नहीं पता। चलो भाई अब आ जाओ। सर हमें एक्सप्लेनेशन में कैसे बनाऊं? सर मेरी एक एक्सप्लेनेशन में क्या होना चाहिए, ये सब आज नोट कर लो बेटा। एक्सप्लेनेशंस आर नॉट रैंडम। ये जो आपको बताया हुआ ना कि रैंडमली याद कर लो, कोई भी तीन बातें लिख दो, एक्सप्लेन कर दो, इलेबरेट कर दो, लंबी कर दो, आंसर बन गया। नॉट ऑल अबाउट लंबी, लंबी करनी है लेकिन प्रॉपर तरीके से। एक एक्सप्लेनेशन में हम ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे। कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेंगे बेटा? फीट फॉर्मूला। अब ये फीट फॉर्मूला होता क्या है बेटा? फीट का मतलब होता है आपका कोई भी फैक्टर जो आपने डिसाइड किया, यू आर गोइंग टू मेक एक्सप्लेनेशन फॉर एनी फैक्टर, है ना? कोई भी एक फैक्टर होगा उससे रिलेट आप एक्सप्लेनेशन बनाएंगे। मैं आपको एक इसी का अकॉर्डिंग सॉल्व करके दिखाऊंगा 7 मार्क का क्वेश्चन। ई फॉर उस फैक्टर की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसका इफेक्ट, इफेक्ट क्या पड़ा, और उसका थ्रोबैक। थ्रोबैक का मतलब होता है बेटा लिंक। ये चीजें सुनने में बहुत डिफिकल्ट लग रही होंगी, आप बोल लोगे पता नहीं क्या लेके बैठे हुए सर, ये तो बहुत मुश्किल चीज है। अभी मुश्किल लग रहा है, अच्छी बात है, बजाय इसके कि पेपर में ब्लंडर हो जाए, अभी तो सीखने का टाइम है ना बेटा। ठीक है, याद रहेगा एवरी एक्सप्लेनेशन। सर क्या ये 7 मार्क्स की आप बात करें? नो मेरा बच्चा, आई एम टॉकिंग अबाउट 7 मार्क क्वेश्चन, 10 मार्क क्वेश्चन, 14 मार्क क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक एन एक्सप्लेनेशन, ये सिस्टम फॉलो करना होगा एक एक एक्सप्लेनेशन के अंदर। तब जाके तुम्हारी एक्सप्लेनेशन इतनी रेलेवेंट होगी कि यू विल नॉट गिव एनी चांस टू द चेकर टू डिडक्ट योर सिंगल मार्क्स बेटा। ठीक है, समझ गए मेरा बच्चा? जो बच्चे ए स्टार्स लेते हैं, डिस्टिंक्शंस लेते हैं बेटा, उनकी टेंशन एक्सप्लेनेशन सिर्फ लिखने की नहीं होती, ये होती है। ठीक है बेटा, चलो। सर आप इसको सॉल्व तो करके दिखाएं, चलें। चलो भाई, हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? कौन सा वाले सॉल्व कर रहे थे बेटा? ये आ गया कि भाई रॉबर्ट क्लाइव सक्सेसफुल क्यों था बैटल ऑफ प्लेसी में। ऐसे ही है, बैटल ऑफ प्लेसी में क्यों सक्सेसफुल था? सर आप बताएं कि जो आपने फैक्टर कहा, तो ये फैक्टर क्या है? चलो भाई, आई एम राइटिंग 3 फैक्टर्स इन फ्रंट ऑफ यू, राइटिंग 3 फैक्टर्स इन फ्रंट ऑफ यू। पहला फैक्टर बेटा मुझे लगता है बिट्रेयल ऑफ मीर जाफर। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट फैक्टर। नंबर 2 क्या है बेटा? बेटर प्लानिंग। जाहिर सी बात है, रॉबर्ट क्लाइव की अच्छी प्लानिंग थी जिसकी वजह से वो जीत गया। और तीसरा मुझे लगता है रेन। ठीक है, ये है बेटा फैक्टर, ये क्या कहलाते हैं? दीज आर योर फैक्टर्स। लेकिन अगर कोई बच्चा सिर्फ फैक्टर्स लिख के छोड़ देगा तो उसको 2 मार्क्स
1 मार्क, 3 मार्क, इतने मार्क्स मिलेंगे। अब एक फैक्टर को प्रॉपर मुझे एक्सप्लेन भी करना है, इफेक्ट भी बनाना है और थ्रो बैक भी करना है, ठीक है। चलो अगेन बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट इजियर फॉर यू। सर कैसे? बेटा अब हम दोबारा से अपना कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। जो कुछ मैं आपके सामने ग्रीन से लिखूंगा वो होगी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जो कुछ मैं आपके सामने येलो से लिखूंगा वो होगा उसका इफेक्ट। और जो कुछ मैं आपके सामने, चलो एक और कलर इंट्रोड्यूस करा लेते हैं बेटा मार्केट में, और वो ये है पिंक वाला कलर, ठीक है। और जो कुछ मैं आपके सामने पिंक कलर से लिखूंगा वो होगा लिंक। नाउ इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू दिस बिट्रेयल ऑफ द मीर जाफर। चलो भाई आ जाओ, ठीक है। फैक्टर मैंने डिसाइड कर लिया, उसकी एक्सप्लेनेशन, इफेक्ट और थ्रोबैक मुझे देना है। चलो भाई, अब हम कैसे लिखेंगे बेटा इसको? आई एम राइटिंग द एक्सप्लेनेशन हेयर, तो इट्स स्टार्टिंग विद द ग्रीन कलर, ठीक है। अब मैं कहता हूं ग्रीन कलर से एक्सप्लेनेशन लिखते हुए कहता हूं भाई, एक्सप्लेनेशन 1, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव secretly secretly made an agreement, made an agreement with commander, with commander मीर जाफर। ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा, आप लोगों ने, ठीक है। द कमांडर मीर जाफर कमांडर, ये लिख लिया हमने बेटा। ही वॉज द कमांडर ऑफ नवाब सिराज, नवाब सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे बेटा, कॉमा, आगे लिखें बेटा, जाफर promised not to fight, not to fight against ब्रिटिश। अब बेटा ये वो चीज है जिसको हम रॉ एक्सप्लेनेशन कहते हैं, दिस इज योर रॉ एक्सप्लेनेशन। और हर बच्चा अपनी कहानी यहीं पर ही स्टॉप कर देता है और सिर्फ पेपर में यही लिख के आ जाता है और आके बोलता है सर मेरा तो आंसर ठीक है, मैंने इसमें क्या गलत बात लिखी कि मीर जाफर ने तो बिट्रे ही किया था, तो मिस ने क्यों मेरा क्वेश्चन मार्क लगाए हुए मेरे आंसर के आगे? बेटे यू जस्ट हैव रिटन एक्सप्लेनेशन, वेयर इज योर इफेक्ट, वेयर इज योर थ्रो बैक, ठीक है। तो क्या इस पूरी बात से तुम्हें पता लग गया कि क्लाइव क्यों सक्सेसफुल हो गया? अभी तो तुम्हें सिर्फ नवाब सिराज के कमांडर का बिट्रेल पता लगा है, क्लाइव की विक्ट्री पता नहीं लगी, ठीक है। तो अब आप आगे लिखोगे, हमने क्या लिखा था बेटा? येलो कलर से इफेक्ट लिखेंगे। अभी मुश्किल लगेगा, बाद में ये चीज आसान लगेगी। इफेक्ट में क्या बताएंगे बेटा? इसका, इस बात का क्या इफेक्ट पड़ा? अभी तो जाफर ने प्रॉमिस कर लिया, इफेक्ट क्या पड़ा? लिखे बेटा, ड्यूरिंग बैटल, ड्यूरिंग बैटल नवाब्स आर्मी, नवाब्स आर्मी डिड नथिंग। यही तो उसने प्रॉमिस किया था बेटा कि हम कुछ नहीं करेंगे आपके खिलाफ। which made British dominant, ये पड़ा उसका इफेक्ट। और लास्ट में क्या चीज थी बेटा? पिंक कलर से लिखना है लिंक, थ्रो बैक टू द क्वेश्चन। थ्रो बैक का मतलब एक्सप्लेनेशन को थ्रो बैक करना क्वेश्चन की तरफ, लिंक की तरफ बेटा, ठीक है भाई। तो अब हम ब्लू से लिखने जा रहे हैं थ्रो बैक। अब लिखेंगे भाई दिस बिट्रेयर, दिस बिट्रेयर डायरेक्टली, डायरेक्टली weakened सिराजुद्दौला and turned the battle in favor of रॉबर्ट क्लाइव। आ गया जी? घूम फिर के आना है थ्रो बैक की तरफ, चाहे आंसर कुछ भी हो, एक्सप्लेनेशन कितनी ही लंबी क्यों ना कर रहा हूं मैं, मुझे एट द एंड आके रुकना है क्वेश्चन के मेन थीम की तरफ। दैट इज कॉल्ड माई थ्रो बैक, दैट इज कॉल्ड माई लिंक। अब आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़े,
ना बहुत एक्स्ट्रा लेंदी एक्सप्लेनेशन है, ना ही 1.5 पेज पे जारी है। कितनी समराइज्ड और ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन है, जिसमें तीनों चीजें मैंने प्रोवाइड कर दी, दैट इज रिक्वायर्ड बाय द कैम्ब्रिज। पढ़ के देखो। रॉबर्ट क्लाइव secretly made an agreement with Commander Mir Jafar. He was the commander of Nawab Sirajuddaulah. Jafar promised not to fight against British. बात खत्म, explanation done. During battle, Nawab's army did nothing which made British dominant. Effect done. Effect मतलब उसका असर क्या पड़ा। देखो किसी भी चीज का इफेक्ट होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। मानते हो कि नहीं मानते? आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इतवार वाले दिन 2 बजे मेरे साथ बैठे हुए, उसका इफेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव इफेक्ट होगा बेटा, ठीक है। This betrayal directly weakened सिराजुद्दौला and turned the battle in favor of Clive. बस यही बात एग्जामिनर के दिल पे लग जाएगी बेटा, और वो हो जाएगा फ्लैट। बोलेगा भाई बच्चे ने तो बात कंप्लीट कर दी, मैंने यही पूछा था कि क्लाइव क्यों जीता, बच्चे ने बता दिया क्लाइव इस वजह से जीता। ये ले भाई, ये ले बेटा, ठीक है बेटा, डन हो गया। चलो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार, देखो हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है, कामयाबी अल्लाह पाक की तरफ से आती है। हम कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी अल्लाह पाक दे देंगे। ठीक है बेटा, डन हो गया। मुझे एक दफा बताओ कि ये वाली तो आपको अभी टेंशन नहीं होगी। अब तो सारी चीजों का आंसर मिल गया कि सर हमारे मार्क्स क्यों कटते हैं सर। वो इस वजह से कटते हैं बेटा, आप लोग जब ये लिख के आओगे तो आपको कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग स्टिल डाउट, मार्किंग स्कीम देखो, जो मैं बातें बोल रहा हूँ कैम्ब्रिज एग्जैक्ट वही बातें मार्किंग स्कीम में आपके साथ बोलता है बेटा। बस वो ये कि हमें उसकी बहुत सारी बातें क्लियर नहीं होती, तो वो यहाँ पर हमने क्लियर कर ली बेटा। ठीक है। अब हम बाकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं बनाए बेटा, बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। अब देखो बेटर प्लानिंग में मैं तुम्हें रैंडमली बता देता हूँ तुम लोग क्या क्या लिख सकते हो। बेटर प्लानिंग में ये कहना बेटा कि क्लाइव जो है एक वेल ट्रेन्ड सोल्जर था। ठीक है, वेल ट्रेन्ड सोल्जर था बेटा, और उसको पता था कि नवाब की जो आर्मी है उसमें यूनिटी नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो मीर जाफर है। ठीक है। ही वॉज वेरी क्लेवर, ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही नो दैट के नवाब आर्मी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ यूनिटी, सो ही प्लेड स्मार्टली, ही फॉट स्मार्टली बेटा। ही डिवाइडेड द बंगाल्स आर्मी, ही डिवाइडेड नवाब्स आर्मी। ये बताओगे आप, जिससे आप बोलोगे सर इफेक्ट ये हुआ कि ब्रिटिश ट्रूप जो है वो ऑर्गेनाइज थे और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, जिसकी वजह से प्लानिंग ने, इस इफेक्टिव प्लानिंग ने मीर जाफर को कर दिया डिफीट। समझ गए बेटा मेरी बात को? अगर आपको इन आंसर्स में कोई प्रॉब्लम है, आपको ये आंसर्स नहीं मिलते बेटा, आई हैव कंपाइल्ड माई सॉल्व सेक्शन 1 आंसर्स। मैंने पूरा सेक्शन 1 अपना कंपाइल किया हुआ है, सॉल्व आंसर्स लिखे हुए हैं, जिसमें A to Z सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से याद भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। वाह भाई जबरदस्त हो गया, सुभान अल्लाह। इतने प्यारे प्यारे कंसर्न्स आ रहे हैं, मैं खुद शौक हो जाता हूँ। बस अब हम आते हैं बेटा हमारे 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि इस पास्ट पेपर का, हाँ रेन एक्सप्लेनेशन क्या मैं बता देता हूँ, चलो रेन एक्सप्लेनेशन भी बता रहा हूँ बेटा, वर्बल बता रहा हूँ, आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। देखो बेटा रेन का असल में चक्कर ये था कि उस टाइम पे हो जाती है हैवी रेनफॉल इन द बंगाल। आपको पता है वो बंगाल ऐसे प्रोविंस है बेटा जहाँ पर रेनफॉल वगैरह काफी ज्यादा थी। अब रेनफॉल होती है तो आपको पता है कि जो कैनन्स होते हैं ना, जो हमारे पास कैनन होती है उसको हमें कवर करना होता है बेटा, क्योंकि इफ द वाटर गोज इन साइड द कैनन, इफ योर गन पाउडर बिकम वेट, सो योर कैनन बिकम यूजलेस, फिर फायदा नहीं है कैनन का। तो नवाब के जो कमांडर था मीर जाफर ने, उसने अपनी कैनन को बेटा कवर ही नहीं किया, गन पाउडर कवर नहीं किया बेटा। ठीक है, जिससे वो जानबूझ के उसने एक काम किया जिससे वो कैनन्स खराब हो गई। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कैनन्स को कवर कर लिया था। सो कैनन प्लेड ऑल्सो अ बिग रोल इन द अचीवमेंट ऑफ रॉबर्ट क्लाइव बेटा। तो ये काम भी मीर जाफर ने ही करवाया था बेटा, कि कैनन्स को जानबूझ के खराब करवा दिया था नवाब की। तो दिस दिस ऑल्सो प्लेड अ रोल इन द विक्ट्री ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। डन हो गया बेटा। चलो, अब सर आ जाते हैं सर 14 मार्क्स की, सॉरी 10 मार्क की तरफ। सर बार बार इसको 14 मार्क क्यों कह रहे हैं बेटा? 14 मार्क्स और 10 मार्क्स आपस में दो भाई हैं, छोटे बड़े भाई हैं बेटा, लेकिन है बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम तरीका होता है। अब जरा आप देखो ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था बच्चों के लिए, और इसमें देखो क्या पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है बेटा कि वॉज द इंडिया एक्ट ऑफ 1784, वॉज द इंडिया एक्ट ऑफ 1784 द मेन रीजन वाई ब्रिटिश वर एबल टू एक्सपैंड बियॉन्ड बंगाल बिटवीन बेटा 1784 एंड 1852? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। अब देखो वो कहता है, वो आपसे मेन चीज तो ब्रिटिश एक्सपेंशन पूछना चाह रहा है, देर इज नो डाउट इन दिस, दिस क्वेश्चन इज टोटली डिपेंड ऑन ब्रिटिश एक्सपेंशन।
लेकिन ट्विस्ट क्या है, सर ने जब आपको ब्रिटिश एक्सपेंशन पढ़ाई थी तो बेटा ये पढ़ाई थी, इतनी बड़ी टाइमलाइन आपको पढ़ाई थी, ठीक है, जिसमें बहुत कुछ आ गया था। आप लोग को याद है ना क्या हो रहा था क्लास में, आप पूछे जा रहे थे कि सर इतने सारे रीजन। कैम्ब्रिज ने क्या किया, उस टाइमलाइन को कर दिया लिमिट, और ये काम वो करेंगे, बी वेरी केयरफुल बेटा, ये पूरी टाइमलाइन आपको बहुत रेयरली देंगे वो, क्योंकि इसमें तो बच्चे के पास इतने सारे ऑप्शन है, आराम से आंसर लिखते हैं। अब उन्होंने कर दिया आपको इस पे बाउंड। अब आपको पता है इस पे बाउंड करने से पहले, इस पे बाउंड करने का नुकसान क्या हुआ, इस पे बाउंड करने का नुकसान ये हुआ मेरा बेटा, कि आपकी जो जितनी भी बैटल्स थी इंपॉर्टेंट, एरकट, प्लेसी, बक्सर, सब चली गई, क्योंकि वो 84 से पहले किए। 1751 एरकट, 1757 प्लेसी, 1764 बक्सर, तो ये तो चली गई, अब आप नहीं लिख सकते। अब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इस पूरे ड्यूरेशन में हमारे साथ क्या हुआ है बेटा। अब जरा देखो बेटा, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता रहा हूं कि इस इवेंट, इस टाइमलाइन के अंदर हमारे पास ऐसा क्या क्या हुआ जिसको हम लोग लिख सकते हैं। अब पहले मेरे साथ ना एक्सप्लेनेशंस लिख लो जो तुम्हारे पास ऑप्शंस है बेटा, ठीक है। देखो सबसे पहली एक्सप्लेनेशन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक फॉर दिस, तो सर इसका कोई अलग से नाम है। एक्सप्लेनेशन वन विल बी फॉर गवर्नमेंट एक्ट 1784। बेटा दिस इज पिट इंडिया एक्ट, ये पिट इंडिया एक्ट की बात हो रही है, पढ़ा था ना, वही जो मैं समझा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एग्जाम्पल दी थी, अपनी एग्जाम्पल दी थी, ठीक है। नंबर टू बेटा, एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन टू के अंदर 1786 till 1793, एंड दैट इज रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवेलिस, जो उन्होंने मेजर चेंजेस इंडिया में की थी, ठीक है। कोर्ट्स बनाए थे, आर्मी को मेंटेन किया था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया था। क्या इन सब चीजों ने एक्सपेंशन नहीं की थी? याद आया जब मैं एक्ट्स पढ़ा रहा था तो मैंने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट क्यों पढ़ाया था, देखा यहां पर इस्तेमाल हो रहा है बेटा। इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, इसके बाद यू कैन सिंपली राइट अबाउट एक्सप्लेनेशन थ्री। सर एक्सप्लेनेशन थ्री किस चीज से रिलेट होगी बेटा, 1799, ठीक है। डिफीट ऑफ डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान, क्योंकि सिर्फ हमारे पास एंग्लो मैसूर्स आएंगी इस टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है। इसके बाद बेटा एक्सप्लेनेशन फोर, एक्सप्लेनेशन फोर में यू कैन टॉक अबाउट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। मैं डेट भी लिखता जाता हूं आप लोग के आसानी के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 1803 से लेके 1818 तक बेटा, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं एंग्लो मराठा वॉर। सर क्या और भी चीजें हमारे पास बेटा, आप भूल गए टाइमलाइन क्या दी हुई है, 1850 तक एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, ठीक है। एक्सप्लेनेशन फाइव, एक्सप्लेनेशन सिक्स, ठीक है। यहां पर आप लिख देंगे 1843 और यहां पर लिख देंगे 1849, ठीक है। और यहां लिख देंगे एनेक्सेशन ऑफ सिंध, और यहां लिख देंगे एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, और यहां आ जाएगा लास्ट में आपका कंक्लूजन। तो सर क्या हमें इतनी सारी चीजें लिखनी है? द आंसर इज नो बेटा, आंसर इज नो। ये चीज लाजमी लिखनी है, इसके अलावा इन सब में से यू कैन पिक एनी थ्री। समझ गए? समझ रहे हो मेरा प्रिंटर? नहीं 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 बेटा, 10 मार्क्स में 3 एक्सप्लेनेशन नहीं होती, 4 एक्सप्लेनेशन होती हैं, 10 और 14 में, दोनों में, ठीक है बेटा। 10 और 14 में फोर फोर एक्सप्लेनेशन होती हैं बेटा, क्यों का मतलब तो मुझे नहीं पता, कि ये एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट है बेटा, कैम्ब्रिज का प्रोटोकॉल है ये, ठीक है। मराठन वॉर कवर नहीं की, मैं करवा दूंगा बेटा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, वो एक सिंपल सा छोटा सा पार्ट है। अब आप देखो बेटा कि ये चीज आपने, मैंने क्या कहा, अब इस क्वेश्चन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब आपने बेटे इस चीज को तो लाजमी लिखना है, यू कैन नॉट स्किप दिस, यू कैन नॉट स्किप दिस, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में आ चुका है बेटा, आगे ना इसको आपने लाजमी लिखना है। और इन सब में से यू कैन पिक एनी थ्री, दैट मेक्स योर टोटल फोर एक्सप्लेनेशन इन फोर डिफरेंट पैराग्राफ बेटा, एंड देन योर कंक्लूजन, एंड देन योर कंक्लूजन। नहीं बेटा, एनेक्सेशन और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सेम नहीं है, बहुत डिफरेंट चीजें हैं, उसको आप छोड़ दो, वो डॉक्ट्राइन ऑफ
लैप्स तो एक ब्लैक लॉ है बेटा, एनेक्सेशन पे एक अटेम्प्ट है। ठीक है सर, अब हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन देंगे वो किसके अकॉर्डिंग देंगे बेटा, भूलना नहीं जो यहाँ पर चीज बताइए, हर एक्सप्लेनेशन इसके अकॉर्डिंग जाएगी। समझो मेरी बात को, हर एक्सप्लेनेशन किसके अकॉर्डिंग जाएगी सर जी, हर एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन इसके अकॉर्डिंग जाएगी। व्हाट विल बी द लिंक, क्या बात है, लिंक क्या होगा सर इसका, किसका लिंक पूछना चाह रहे हो बेटा। चलो एक चीज मैं बता दूं, अब मुझे एक बात बताओ, आइडियली बस ये हमारी लास्ट चीज होगी, आप लोग बोलो मैं इन सारे फैक्टर्स में से आपको क्या लिखवाऊं फीड फॉर्मूला के ऊपर। चलो आपकी मर्जी से करवाएंगे, दोबारा दिखा देता हूं, पिक एनी वन, एक ही एक्सप्लेनेशन लिख के दिखाता हूं आइडियली, आप जो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग लिख के दिखाता हूं, सिलेक्ट एनी वन, जो भी आप बोलो। ये तो मल्टीपल आ गए भाई। अच्छा रिफॉर्म्स की तरफ ज्यादा बच्चे कह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन टू कह रहे हैं। एनेक्सेशन तो एनेक्सेशन आसान है, मैं एनेक्सेशन पे भी बना दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो, लेकिन बच्चों का कहना है कि सर एक्सप्लेनेशन टू बना दें जरा, क्योंकि वो रिफॉर्म वाली बात हमें जरा ना क्लियर नहीं हो रही है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। कोई मसला नहीं यार, रिफॉर्म बना देना आपने बोला। अब हम जाते हैं बेटा एक्सप्लेनेशन की तरफ और हम बताते हैं रिफॉर्म्स। अगेन वी आर गोइंग टू फॉलो दिस फॉर्मूला बेटा, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इफेक्ट एंड थ्रोबैक। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स की बात हो रही है बेटा, चलो लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स पे हम लिखना शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस reformed the administration, army and judiciary, reducing corruption and improving efficiency. Moreover, moreover, Permanent Settlement Act made zamindars to pay fixed amount of tax. डन। अब लिखेंगे इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट में क्या कहेंगे, दिस not only strengthened British control but also better their, better का वर्ड आई थिंक दिस इज नॉट सुटेबल, तो also made financial condition of British more good। ठीक है, इफेक्ट हो गया। इसके बाद हम ये कहेंगे बेटा, इसका देखो एक्सपेंशन क्या था, इसका क्वेश्चन क्या था एक्सपेंशन से रिलेट, देखो क्या कह रहे हैं बेटा, एक्सपैंड बियॉन्ड द बंगाल। चलो भाई
अब हम क्या लिखेंगे बेटा? ब्लू कलर से। दिस हेल्प्ड द ब्रिटिश टू एक्सपैंड further in India by using finance taken by British from Indians। या एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी आप कह सकते थे, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी आप ऐसे भी कह सकते थे। दिस हेल्प द ब्रिटिश टू एक्सपैंड फर्दर बिकॉज ऑफ द गुड एडमिनिस्ट्रेशन डन बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये हो गया आपका जी वो फैक्टर बेटा जिसकी हम बात कर रहे थे। फैक्टर तो यही है ना, फैक्टर तो ये रहा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। फैक्टर को लिखना नहीं है आपने, फैक्टर आपके माइंड में होगा, और एक्सप्लेनेशन और अपना इफेक्ट और थ्रोबैक वो आप लिख देंगे। सर बट ब्रिटिश ऑल्सो ऑक्यूपाइड द लैंड ऑफ जमींदार हु डजंट पे। बिल्कुल ऐसे ही है ना बेटा। देखो ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग तो हुआ कि जिन जमींदारों ने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं दिया बेटा, ऑटोमेटिकली उनकी जमीनें ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई, या उन्होंने अपने लॉयल बंदों को ऑक्शन कर दी बेटा, सेल आउट कर दी। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी लास्ट टॉपिक, दैट इज कंक्लूजन। सर कंक्लूजन का क्या सिस्टम है, सर कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, उसमें मार्क्स क्यों कटते हैं, क्या कंक्लूजन का कोई मार्क्स है या नहीं है? अब जरा एक बात समझ लीजिए बेटा, कंक्लूजन इज सेपरेटली काउंटेड। कंक्लूजन हमेशा सेपरेटली ही अपनी वर्थ रखता है, उसके मार्क्स होते हैं 1 मार्क या 2 मार्क। ठीक है, उसके मार्क्स होते हैं, वो आपने लिखना होता है। अगर आप उसको हटा रहे, कोई बच्चा कह रहा है कि सर ने 4 एक्सप्लेनेशन का कहा है तो वो यहाँ से 3 एक्सप्लेनेशन बना रहे और फोर्थ वो काउंट कर रहा है इसको, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा बेटा। कंक्लूजन कैन नॉट बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन बट इट इज समथिंग डिफरेंट जो कि कंक्लूड कर रहा है आपके आंसर को। जी बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, और फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखने का तरीका बता रहे हैं बस। ठीक है, लास्ट है, बिल्कुल लास्ट। अब कंक्लूजन लिखने के लिए सर हमें क्या करना होगा? कंक्लूजन के लिए प्रॉपर वर्ड कौन सा होता है बेटा जो हम यूज करते हैं? सबसे पहले बेटा, यू डू नॉट नीड टू यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स, आई अग्री, आई थिंक, इन माई ओपिनियन। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स काइंडली अवॉइड कीजिए बेटा, क्योंकि ये आपका कंक्लूजन नहीं है बेटा, ये आपके आंसर का कंक्लूजन है। आपने इतना बड़ा आंसर लिखा है तो उसका इवैल्यूएशन है ना। तो बेटर वर्ड है बेटा, इट मे बी कंक्लूडेड दैट। ठीक है, दिस इज द गुड स्टार्टिंग, इट मे बी कंक्लूडेड दैट। अगर आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं बेटा, यू कैन ऑल्सो यूज दिस बाय ऑब्जर्विंग, या फिर इवैल्यूएटिंग, या फिर एनालाइजिंग above factors, it may be concluded that, it may be concluded that this factor was the most important factor। ठीक है, इन एनालिसिस कैन बी सेड दैट, बिल्कुल ऐसे भी कह सकते हो। इट कैन बी का जो वर्ड है ना ये बहुत अच्छा है, कहा जा सकता है, कहते हैं ना भाई। भाई ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, वो आपने सुना होगा जज जज क्या कहता है भाई, तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है, ये हुक्म दिया जा रहा है, कहा जा सकता है, इट वुड बी मच बेटर। ठीक है भाई। तो बाय ऑब्जर्विंग, इवैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग अब फैक्टर, इट मे बी कंक्लूडेड दैट। अब आपको उसमें से कोई सा भी फैक्टर जो आपको बेटर लगता है बेटा, कि क्या पिट इंडिया एक्ट ही एक मेन रीजन था, यू कैन गो फॉर द पिट इंडिया एक्ट। लेकिन सिर्फ सिंगल लाइन लिख के नहीं छोड़ेंगे उसको, थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, थोड़ा सा डिटेल देंगे कि भाई वाई पिट इंडिया एक्ट वाज सो इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे, इलैबोरेट करेंगे अपने कंक्लूजन को, तब जाके आपका एक प्रॉपर कंक्लूजन बनेगा। इज इट क्लियर बेटा? मुझे अब बात बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है, इन द लाइट ऑफ अबव डिस्कशन, इन द लाइट ऑफ अबव फैक्टर्स, दीज आर वेरी गुड वर्ड्स बेटा, यू आर अलाउड टू यूज।
तो एक दफा बता दीजिए, सारी चीजें क्लियर हो गई जो आज के हमने पास पेपर सेशन में की बेटा? बस एक आखिरी बात है, उसको बहुत ध्यान में रखिएगा बेटा, ये गलती हर बच्चा करता है। देखो बेटा, कभी भी जो कंक्लूजन होता है वो आखिर में होता है, वो स्टार्ट में नहीं होता है। बच्चे आंसर स्टार्ट ही कैसे करते हैं, देखो, वो पूछ रहे कि वॉज द पिट इंडिया एक्ट द मेन रीजन, तो बच्चा आंसर स्टार्ट कर रहा है, बोल रहा है नो, पिट इंडिया एक्ट, पिट इंडिया एक्ट वॉज नॉट द, वॉज नॉट द मेन रीजन। मतलब बेटा इसका मतलब ये है कि कंक्लूजन तो आपने आंसर की पहली लाइन पे ही दे दिया। आप बोलोगे पिट इंडिया एक्ट तो है ही नहीं मेन रीजन, तो जब आपने कंक्लूजन स्टार्ट में ही दे दिया, वाई यू आर राइटिंग दैट मच लेंथी आंसर, फिर तो खत्म हो गई बात सारी। तो आपने इस तरह की कोई बात नहीं लिखनी है स्टार्ट में कि जो आप बोलेंगे नो दिस वाज द मेन रीजन, यस दिस वाज द मेन रीजन, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप स्टार्ट कैसे करेंगे, अगर आपको आदत है इंट्रो लिखने की तो आप ऐसे लिख दें, द फैक्टर्स, सुनो मेरी बात, क्या लिख रहे हो शुरू में, द फैक्टर्स which help the British to further expand beyond Bengal are as follow। ठीक है, ठीक है, इस तरह से बोल दें और लास्ट में बता देंगे कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन शुरू में ऐसी कोई भी बात नहीं आएगी जो कंक्लूजन की तरह रिफ्लेक्ट हो रही हो बेटा, फिर तो आपने कंक्लूजन शुरू में ही दे दिया। आई होप कि बेटा ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।